ठीक है, देख लो ई सेक्शन के बोल रखा है E1 दे रखा है, अ कार इज गोइंग on overbridge A at a constant speed as the car is descending on the bridge from B to C, the normal force. तो देखो क्या सिचुएशन है यहाँ पर, E1 देखो, E1 में यहां से जब वो नीचे को उतर रहा होगा, स्पीड कांस्टेंट है? तो यहाँ पर क्या होगा, mg नॉर्मल, आपने क्या इक्वेशन लिखी है ऊपर, टॉप पर हम बात करेंगे, तो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ब्रिज सर्कुलर दे रखा है वो, ब्रिज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। यहां पर क्या हो जाएगा, एंड एस mg ऐसे लग रहा होगा, लेट से यार एंगल थीटा है, तो mg का cos थीटा माइनस एंड एस, दिस मस्ट बी इक्वल टू m, दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। मान लो अगर सर्कुलर नहीं हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलते जाएगा आपका, चेक करते हैं। mg का cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर डैश, ठीक है। अब स्पीड सेम है, पहले क्या था mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर, सपोज कर लो रेडियस सेम है, लेट अस अज्यूम कि वो सर्कुलर पाथ है। अगर रेडियस सेम हो जाता है तब तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकल के आ रहा है भाई, पहले mg माइनस हो रहा था, अब mg cos थीटा माइनस समथिंग है, ये फिक्स हो गया टर्म, इधर वाला टर्म छोटा हो गया cos थीटा जाने से, cos थीटा कभी भी होगा 1 से छोटा ही आने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल कम होने लग जाएगा आपका, समझ में आई बात? सर आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? ये एक्सरसाइज में है, ई सेक्शन है सर्कुलर मोशन का। सर वर्कशीट्स है? हाँ, ओके सर। और टाइप कर लिया करो यार जो करते हो, ठीक है। mg cos थीटा माइनस ये, क्लियर है? हाँ भाई तेजस, हाँ सर। ठीक है। तो डिक्रीज होते जाएगा, क्या दे रहा है आंसर, B2C ना, टॉप से हाँ नीचे को, हाँ तो डिक्रीज ही आना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने मान रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरे रास्ते में सेम मान रखा, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। अच्छा दे रखा है, हाँ रेडियस आर दे तो रखा है, सही है। फिर आ जाओ E4 पर, बकेट इज वर्ल्ड इन अ vertical circle with a string attached to the does not fall even when the position in this position, choose the most appropriate, mg is greater than ये greater than ये। अरे भाई E4 तो हो जाएगा ना, पानी क्यों नहीं गिरेगा, बकेट में रख के किया होगा ये, कभी कभी गांव में हरकत कर सकते हो, ये गाँव में मैं तो कर रखी है ना, ऐसे घुमाओ इसको नहीं गिरता हो, बकेट को ऐसे करके घुमाओगे ना पानी नहीं गिरेगा, पानी गिर भी सकता नहीं भी, डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। तो जो बकेट के अंदर आप पानी की बात करोगे, यहाँ जो पानी होगा, जो भी अंदर वाटर है, होगा क्या, इस पर mg तो लग ही रहा होगा, नॉर्मल भी लगेगा, बकेट का नॉर्मल ऊपर से नीचे को लग रहा होगा, डिपेंड करेगा। हमने देखी तो है बातें, है ना, हमने पढ़ तो लिया ही है चैप्टर, ऑलमोस्ट क्या पढ़ ही लिया है। तो इसमें क्या बन जाएगा, n प्लस एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर, और अगर नहीं गिरना है तो नॉर्मल को 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां से नॉर्मल कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देख लो भाई, जो कंक्लूजन आ रहा है एम जी लेस देन आ रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। इनफैक्ट आप एक काम करो, इसके फ्रेम में बैठ जाओ, इसके फ्रेम में बैठ के देखोगे तो एक
सेंट्रीफ्यूगल आपको लगाना पड़ेगा बाहर को, ठीक है। नॉर्मल एक्शन अब क्या हो गया, अब तो स्टेशनरी हो गया, उसके फ्रेम में बैठ गए हो तो रुका हुआ है। तो भाई नॉर्मल तब आएगा जब ये डोमिनेट करेगा एमजी को, नॉर्मल तब आएगा जब ये डोमिनेट, नॉर्मल तब आएगा जब ये डोमिनेट करेगा एमजी को। तो ये बात हो जाएगी आपकी। बढ़े आगे, समझ में आ गई बातें। अरे किसका माइक है यार ये, चलो ये था E4। उसके बाद आ जाओ F6 और F7 पर। ये कह रहा है इन द फिगर शोन द लिफ्ट गोस डाउनवर्ड द कांस्टेंट रिटार्डेशन। अच्छा रिटार्डेशन है ना, ऑब्जर्व इन द लिफ्ट, ऑब्जर्व द कोनिकल पेंडुलम इन द लिफ्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर 2 सेकंड। अरे पांडे जी, आशीष पांडे भैया, माइक को म्यूट पे ही रखा करो, डिस्टर्ब होता है उससे। ठीक है, F6 पे आ जाओ। देखो F6 F7 द फिगर शोन द लिफ्ट गोस डाउनवर्ड, ये रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज द रिटार्डेशन ऑफ द लिफ्ट। ओके, क्या हो जाएगा भाई बताओ। F6 में क्या है यार तेजस, क्या हो गया? एक बार में क्वेश्चन नहीं आता पूछने आ जाता हो क्या है? थोड़ा बहुत दिमाग दिमाग लगाया करो यार, इतना सब कर दिया हमने। एक्सरसाइज 1 में इतना पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। लगाते थोड़ा समय और लेते उसको। चलो देखो, ये सिनेरियो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखी है 2 मीटर। दो, ठीक है, ये आपको 2 मीटर दे रखा है, टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है, रिटार्डेशन ऑफ द लिफ्ट इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या है, गोस डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट, नीचे को जा रही है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलेरेशन ऊपर को है, लिफ्ट नीचे को जा रही है और रिटार्ड कर रही है मतलब एक्सेलेरेशन ऊपर को है। तो जब यहां पर आप बात करोगे तो mg तो लगेगा ही, टेंशन भी लगेगा, सूडो फोर्स नीचे को आ जाएगा, सूडो फोर्स नीचे को आ जाएगा। अब F7 बता दो, F6 गलती से टिक हो गया। अब सुन ही लो कहानी को, थीटा है, थीटा है, टी का कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी प्लस ए, टी का साइन थीटा जो होगा वो उसको एम वी स्क्वायर बाय आर देगा, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो, ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि स्पीड स्पीड भी दे रखी है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या हो गया, ये रेडियस। अच्छा, दोनों को डिवाइड कर लो, टेन थीटा आ जाएगा, दिस अपॉन दिस कर लो, यहां से आएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी प्लस ए। टेन थीटा कितना हो जाएगा, आर बाय टेन थीटा हो जाएगा आर अपॉन 2। तो ओमेगा निकाल लो यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर जी प्लस ए अपॉन 2। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए बाय 2। टाइम पीरियड अगर ओमेगा पता चल गया, ओमेगा कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्यों कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि जी फिक्स होता है, ए उसका कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रखा है, तो ए की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। बस यहाँ से ओमेगा पाई आ गया है, तो इस साइड एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर ही रहने दो, ये आपका बन जाएगा पाई स्क्वायर। तो जी प्लस ए, याद रखना पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, नियरली हम 10 ले लेते हैं, तो 20 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ए की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा आपका। ठीक है। F7 में क्या कह रहा है? अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सर F7 बेंट मत बताओ, फॉर। गलती से हो गया था। कौन सा वाला? F7? हाँ सर। F6? F6 डाउट था। F6 हो गया था क्या? हाँ नहीं सर। F7 हो गया ना? चलो फिर तुम्हारा क्या है? A1 वाला भी बताना है, पार्ट 2 का। अच्छा नहीं, A1 वाला बताना है क्या, पार्ट 2? अरे बताओ भाई फटाफट। नहीं सर। फिर कौन सा? E4? नहीं तो हो गया क्या? ऊपर नीचे क्या रखे हैं? 2 बार भेज दे क्या आपने E4? चलो ठीक है। सर वो मेरा नहीं है। अच्छा किसी और ने भेज रखा है क्या? हाँ मैंने वो खाली मैसेज इधर से उधर कर लिए थे। तो फिर C4 एक भाई, C4 देखो, अ कॉइन प्लेस ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल। यार ये कौन कलाकार इंसान है, हैं? पहले बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। कॉइन प्लेस ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। द एंगुलर स्पीड डबल कर दोगे तो कहाँ पर जाके स्लिप करेगा? कितने, किसका डाउट है भाई ये पहले बताओ। सर C4 मेरा था, E4 मेरा नहीं है। तो C4 बता तो दिया यार, ये टर्न टेबल वाला क्वेश्चन तो कर लिया था हमने। हाँ सर। हो हो जाएगा सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ नहीं आ रखा डाउट किसी का? एक सेकंड देख लेता हूँ। आ रखा है, किसका आ गया भाई डाउट? कांशा का। चलो क्या डाउट आ रखा है? डाउट है कौन सा वाला भैया? E2, a simpler pendulum oscillates in a vertical plane when it passes through a mean the tension is 3 times the weight of the pendulum. What is the maximum angular displacement with respect to downward vertical? A body attached to the string of length L describes a vertical circle such that it has the highest point, minimum velocity. क्या भाई है? सब कुछ तो करा रखा है इसमें। E4 भी पूछ रहे हो तुम तो, है? It is just able to cross the highest point. Body attached to a ये describes a vertical circle such that it is just able to cross the highest point. इसमें क्या है? √5 आ जाएगा। ये तो हमने ड्राइव कर रखा है E4 वाला। E4 हो गया था सर। क्या मजाक कर रहे हो क्या फिर, हैं? गोलोगे उसमें। और E2 वाला भी दोबारा ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, हैं? यार पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में याद रखो, सर्कुलर मोशन में क्या होता है आपके, अगर आपको ओवरऑल जिस्ट पर आ जाओ, पूरे सर्कुलर मोशन को देखना है एक नजरिए से। पहली बात तो फोर्सेस हमेशा देखो पहले प्लेन में है, सर्कल के प्लेन में है कि उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वालों को अलग डील करेंगे। फिर उसके प्लेन में जो फोर्सेस हैं, क्या वो सेंटर की ओर को है कि और टेंजेंशियल है, वैसे देखना पड़ेगा। कहीं वो बीच में आ रहा है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे। तो सर्कल के प्लेन में जितने भी फोर्सेस हैं उसको 2 डायरेक्शन में ब्रेक किया जाता है, एक सेंटर की ओर को, एक टेंजेंशियल। सेंटर वाला क्या करेगा, हम उसको इक्वेट कर लेंगे MAC के बराबर, mv²/r। जो सेंटर को आ रहा है वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा घुमाने के लिए। ठीक है। मीन पोजीशन मतलब पेंडुलम के लिए मीन पोजीशन ये हो जाएगी ना, ऐसे से घूम रहा है। मीन किसके अबाउट घूम रहा है, कौन सी पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? कौन सी पोजीशन मीन रहेगी आपकी? ये वाली रहेगी। ये पोजीशन मीन पोजीशन होती है। ये एक्सट्रीम हो गई, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन ये हो गई। इसके अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा हूँ। वर्क एनर्जी तो कुल मिला के ये हो जाता है। तो पहले तो ये हो जाता है कि सेंटर की ओर को फोर्स को आप MAC करोगे, टेंजेंशियल वाले को MAT। टेंजेंशियल वाले फोर्स से रेयरली क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो अच्छे आते हैं उसके क्वेश्चन, फिर अच्छा ही बनता है आपका। वो भी हमने कर रखे हैं। देखो हमें क्या करना है, वहां टेंजेंशियल ले आया, उसको 80 कर दिया, और 80 के बाद हमने क्वेश्चन किया था 4-5 क्वेश्चन थे। 11, 12, 13, 14, 15 के राउंड पे जो क्वेश्चन था वो 4 क्वेश्चन थे,
उसमें से कोई ना कोई 80 वाला भी था क्वेश्चन। फिर हमने एससी वर्मा का एक क्वेश्चन किया था क्या, एससी वर्मा का मैंने कहा था भेजने को, हमने सॉल्व कर लिया था वो। हाँ सर। हाँ एक वाला क्वेश्चन 80 का अच्छा था। फिर हाँ ये हो गई बात। जब 80 आता है तो खासतौर पर जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन आ रहा है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब भी आता है तो उसमें एक तो ये लगेगा नेट सेंटर की फोर्स mv²/r, दूसरी कहानी वर्क एनर्जी की आ जाएगी। और क्योंकि खाली ग्रेविटी काम कर रही होती है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप सीधे सीधे वहां पर ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल लगा सकते हो। ठीक है, इतनी सी कहानी है पूरे सर्कुलर मोशन का, इतना सा ही पार्ट है, कुछ है ही नहीं उसके अलावा एक्स्ट्रा। समझे बात को। एक नया एक्सलेशन आ गया सेंटर की ओर को, अगर कर्व होता है तो एक सेंटर की ओर को एक्सलेशन आता है, वो हमने डिराइव किया था। हमने क्या किया था, हमने पोजीशन वेक्टर लिया था, उसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सलेशन आया। तो एक्सलेशन में दो चीजें देखने को मिली, एक सेंटर की ओर को आ रहा है, एक टेंजेंशियल आ रहा है। तो टेंजेंशियल वाला है वो स्पीड को चेंज करा रहा है, और टेंजेंशियल वाला ही आपका आर अल्फा होता है। स्पीड को चेंज कराएगा मतलब ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा को कौन चेंज कराएगा, अल्फा होगा। तो एटी होता है जो आर अल्फा होता है। एसी का कोई काम धाम नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर बोलो या वी स्क्वायर बाय आर बोलो, उसका कोई काम धाम नहीं है, वो खाली घुमाता है उसको। ठीक है, ये हो गया आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट ये है। ठीक है, अब ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए चलना, न्यूटन लॉ से क्या क्या पढ़ा आपने, फ्रिक्शन क्या पढ़ा, वर्क और एनर्जी, ये कॉपी खोल के कभी कभी रिवाइज कर लेना, या फिर प्रैक्टिस इतनी कर लो, एक्सरसाइज 1 2 3 लगा लो, प्रैक्टिस ही अपनी बढ़ा दो कि भैया रिवाइज करने का वो ही ना रहे, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। पुराने कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चनों को टिक रखो, उनको रिवाइज करो। देखो मैकेनिक्स फ्री माइंड से चलनी चाहिए, कोई उसमें रटने का कोई खेल नहीं है। ठीक है ना, उनको देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो इसमें मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको 4-5 मिनट में बता दिया, ये है इसमें सर्कुलर मोशन में। फ्रिक्शन में क्या था, जब फ्रिक्शन चैप्टर था, फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन की दो ही चीजें होती हैं, यहाँ तो हिलेगा या नहीं हिलेगा अपने क्वेश्चन से, रिलेटिवली। तो रिलेटिवली हिल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है पूरा, वो तो फिक्स होती वैल्यू। उससे पहले स्टैटिक लगता है जब स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है। तो बस ये देखना होता है हर एक प्रॉब्लम में, क्या वो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम, क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो वो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एडजस्टिंग होता है, तो जीरो से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक वो हो जाएगा, कोई अलग फॉर्मूला है ही नहीं उसमें। दो कॉन्सेप्ट छोटे मोटे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। फ्रिक्शन चैप्टर यही खत्म हो जाता है। वर्क पावर एनर्जी, वर्क डन बाय अ फोर्स निकालना आना चाहिए हर केस में, चाहे वो वेरिएबल फोर्स हो चाहे वो कांस्टेंट फोर्स हो। हमने अलग अलग केसेस कर रखे, खूब क्वेश्चन कर रखे हैं वर्क एनर्जी में, बहुत ज्यादा टाइम लगा रखा है। फिर उसके बाद आपका आता है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स उस पर चलने वाली है आगे। वो तो हर चैप्टर में लगेगा, हर चैप्टर में। आप यहाँ से लेकर आप 12th के आखिरी चैप्टर तक एग्जामिनर चाहे हर हर चैप्टर में वर्क एनर्जी का क्वेश्चन बना सकता है। तो और स्टेटमेंट भी बड़ा सिंपल है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, और कुछ हो ही नहीं रहा। पावर, पावर का कुछ कॉन्सेप्ट था वहां पे, पावर की हमने बात ही करी थी, पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, वो। फिर उसके बाद आई थी पोटेंशियल एनर्जी की बातें। पोटेंशियल एनर्जी की बातें आई थी, वहां पर दो चीजें होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड होती है। फोर्स पता है यू निकालना, यू दिया है, फोर्स निकालना, ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम की, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करने वाली, उससे अच्छा लेवल पर जाओगे। एडवांस में कैसी प्रॉब्लम आती है, फाइंड वर्क डन अलोंग दिस पाथ, फोर्स दिया होगा और फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा, वो भी हमने इंटीग्रेट करके कर रखे हैं प्रॉब्लम, मतलब हर एक लाइन के थ्रू जाना पड़ता है उसमें। तो ये है आपकी बात है, पिछले साल एडवांस में आया था। उसके बाद सर्कुलर का मैंने बता दिया। तो अब हम चैप्टर चालू कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, अगर किसी का कोई डाउट है नहीं तो। ठीक है, हम सेंटर ऑफ मास पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा रिवीजन करवाया सर। अरे यार सही में मेरे को भी 12th पढ़ाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, 11th पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, चीजें विजुअलाइजेशन वाली हैं, याद करना बहुत को कम है, तो ये सिनेरियो हो जाता है। इतना ही है, रिवीजन हो गया रिवीजन। काइनेमेटिक्स का तो चीजें अलग है। यस जोशी, तुम्हें भी परमिशन दे रहे हैं पढ़ने की। अरे 2 यस हैं क्या यार इस ग्रुप में हैं, जोशी जी तुम भी हो, ये यस एम, दो यस हैं कि दो तुमने लॉग इन कर रखा है दो अलग अलग से। हाँ सर मैं तो हूं ही, हाँ भाई यश एम,
जोशी तुम तो हो ही खैर, हाँ क्या सर। बताएं अब, तुम भी हो? हाँ, दो अलग अलग भेजे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक दूसरा पेज और लेता हूँ उनको, उसमें भी यश है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सेंटर ऑफ मास, और समझ लो अगले सेंटर ऑफ मास शुरू में आसान आसान रहेगा, जहां से कोलिजन आएगा चीजें दिक्कत में है थोड़ी सी, डेली करना पड़ेगा प्रैक्टिस। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रोटेशन पे आएंगे। रोटेशन में तो सारी खिचड़ी पकने वाली है आपका, शुरू से काइनेमेटिक्स से उठा लो, सारे चैप्टर उसी में आके सीमित हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास में काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी का यूज, अरे हाँ भाई सब होता है। ये मैकेनिक्स को एक चैप्टर थोड़ा होता है, मैकेनिक्स मैकेनिक्स अलग अलग चैप्टर थोड़ा होता है, वो तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है रोटेशन तक पहुंचना मैकेनिक्स में, वहां पहुंच गए कहानी खत्म। लेकिन तब तक ये सब बना के चलो, ठीक है, तभी अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। चलो भाई सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की कहानी क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम मानते हैं कि पूरे बॉडी का मास, पूरे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसका मास हम मान के चल देते हैं कि इस पॉइंट पर लोकेटेड होगा। ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? न्यूटन कह के तो चले गया भैया F = dp/dt। न्यूटन ने अपने लॉ जो बताए थे, उसने कहा था मेरे लॉ जो है वो पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो अब और हम आपने देखा होगा लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल डब्बा आ रहा है, डब्बे को खींच रहे हैं फ्रिक्शन में, पुली उली सब चल रही है, मतलब इतना थोड़ा ना था। वेज चल रहा है, यहाँ से वेज को स्लाइड करा रहे हैं, ये वो, तो ये सब हरकतें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब हरकतें हो रही हैं। अरे सिलेबस होने में कितना, जब अरे 11th का सिलेबस कंप्लीट होने में बहुत समय है भैया, अभी फिजिक्स में तो बहुत समय है, ठीक है, काफी चैप्टर बाकी हैं। तो वो तो थोड़ा बहुत बोर्ड की चल रही है क्लासेस तुम्हारी, देख लेना, उसमें एक AP1 में तो चली रही है, तो उसको वीडियो डाल देते हैं। सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ा दिया है पीछे के कुछ टॉपिक्स। तो लोन का यार थोड़ा सा खुद पर रखना है, हमने शुरू का तो स्टार्टिंग का तो मैं बताते चल रहा हूँ, अगर आपकी बोर्ड की लगती हैं तो बढ़िया है, नहीं तो वो कुछ उसमें डाल रखी हैं तो रिक्वेस्ट कर लेना वहाँ प्रशांत सर को, एकेडमिक वालों को बोल देना, जो मैनेजमेंट वालों को, तो लगा देंगे आपकी बोर्ड की भी क्लासेस। यहाँ तो यार कॉन्सेप्ट बना के चलना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन निकालना है तो। और आपसे कहा था प्रीवियस ईयर करो थोड़ा सा जेई मेन के, तो कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सरसाइज 3 का मेंस वाला पोर्शन किया करो, पता तो चलेगा क्या चल रही हैं चीजें। सब एक्सरसाइज 1 की प्रॉब्लम लेके आते हैं, किसी ने ना वर्क एनर्जी में पूछ रखी है एक्सरसाइज 3, ना सर्कुलर तो चल ही रहा है, चलो इसमें अभी मैं मान सकता हूँ कर रहे हो अभी, ना न्यूटन लॉ में ना फ्रिक्शन में है। चलो देखो अब इस पर आ जाओ। तो सेंटर ऑफ मास ये है, तो न्यूटन कह के चले गया हमारा पार्टिकल साइज छोटे मोटे के लिए वैलिड है आपका, तो लगाते हैं हम सब बड़ी बॉडी में, सब में लगा देते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर लोकेटेड होगा। अब जो रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट है, जो रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका स्फेयर है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर हो गया, ठीक है, इन सब में तो समझ में आता है यार इसका मास यहाँ पर होगा, जो मतलब ज्योमेट्रिकली सिमिलर, क्या बोल सकते हो उसको, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो उनमें तो समझ में आ जाता है भैया इसके लिए यहाँ पर होगा। हॉलो स्फीयर भी है, सेंटर पर मान सकते हैं, सॉलिड है सेंटर पर मान सकते हैं, और ये है ठीक है, ये मान सकते हैं हम, तो ये सिनेरियो हो जाता है। अरे कौन है ये चिन्नी इंसान तुम में से, तो दूसरों को लिंक दे देता है भैया, हैं? और अभी सर्विस तुम ही जाके आ रखे हो बाहर। बस वो बस, मेरा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम था। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, मान लिया इतने सीधे इंसान हो आप।
चलो ठीक है, खाली डिस्टर्ब क्यों करते हो, नहीं पढ़ना जाओ यार, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, हैं? देखो सेंटर मास, अरे कुछ नहीं, पॉपअप होते रहता है नया स्टूडेंट फिर कोई। चलो देखो तो ये हो गया सेंटर मास का। तो सबसे पहले हम सेंटर मास निकालना सीखेंगे पॉइंट साइज पार्टिकल के लिए, है ना। एक पार्टिकल नहीं, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बोल सकते हो आप, अलग अलग है, डिस्क्रीट मास सिस्टम बोल सकते हो। एक यहाँ है, एक यहाँ है, सब पॉइंट मासेस हैं लेकिन अलग अलग जगह है। फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास सिस्टम को बोल सकते हो आप। कंटिन्यूअस मास सिस्टम जैसे ये है, लगातार मास है इसमें, ठीक है। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होना। तो सेंटर ऑफ मास, अब चालू कर लेते हैं इसमें। मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत है क्या, लिखवानी है, लिख लो इसको। सेंटर ऑफ मास is a point where whole mass of the body can be assumed, is a point where whole mass of the body can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated. It is an imaginary concept, it is an imaginary concept, it is an imaginary concept, ठीक है। ये हो गया आपका। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास के ब्रैकेट में लिख लेना COM, मैं COM बोलूंगा या फिर CM बोलूंगा, बात एक ही है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में क्या हो जाता है, कैसे निकालते हो आप सेंटर ऑफ मास। देखो अगर हम ये बोलें, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर कहीं z एक्सिस है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, ऐसे करके सो ऑन, अलग अलग पार्टिकल है, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, कुछ इधर है, कुछ इधर है, हर जगह पार्टिकल ही पार्टिकल है। तो मान लो लेट से ये वाला आपका ये ith पार्टिकल है, ये ith पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है RI, इसका पोजीशन वेक्टर है RI। तो RCM निकालने का तरीका क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है, समेशन MI RI, I की वैल्यू 1 से लेके n तक। यार इसका मतलब पता है ना, समेशन हमेशा ऐसे करके लिखना, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अपॉन समेशन MI, और अंडरस्टूड है 1 से लेके I की वैल्यू n तक। मतलब सबका M1 R1 करो, M2 R2, M3 R3 सब एडअप करते जाओ, ऊपर नीचे मास से डिवाइड कर दो। तो ये तरीका होता है। RI कितना होगा, RI को मैं लिख सकता था XI I कैप, YI उसका Y कोऑर्डिनेट IF पार्टिकल का, ठीक है, और ZI K कैप, ये हो जाता है आपका। तो जब इसमें देखोगे तो क्या मैं इसको सबको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, समेशन MI XI अपॉन समेशन MI इतना I कैप में हो जाएगा, प्लस ऐसे ही समेशन MI YI अपॉन समेशन MI J कैप में, और तीसरा वाला टर्म आप खुद से लिख लेना, ठीक है, तीसरा वाला टर्म खुद से लिख लेना, ऐसे ही आखिरी वाला, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, पहला वाला ये बन जाएगा XCM I कैप, अगला वाला बन जाएगा YCM J कैप, अगला वाला बन जाएगा ZCM K कैप। यानी कहने का मतलब ये है, RI क्या है, RI क्या है, RI ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिखते हो। तो कल के दिन में एक्सियम लिखना होगा, खाली एक्स कोऑर्डिनेट में है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो समेशन एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हो। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कहानी हो जाएगी। लिख लो फटाफट, लिखो इसको। क्या हो गया भाई हर्षल, बताओ क्या लिखा था मैसेज। सर वो बोर्ड की क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं हम लोग भी। हाँ देख लेना, उसमें वो पढ़ा रखा ना, उसमें क्या बोलता हूँ एपी में पढ़ा रखा है, उन्होंने अपलोड कर रखी होगी मैसेज इम्पल्स पे, तो देख लेना। उसमें फ्लूइड भी पढ़ा रहा हूँ, फ्लूइड अभी चल रहा है, फ्लूइड खत्म हो जाएगा अब अगले लेक्चर में उनका। उसमें मैंने क्या पढ़ा दिया, सरफेस टेंशन पढ़ा चुका हूँ, फ्लूइड हो गया है। अब देखो उसमें क्या क्या चलते रहता है। तो यार तुम्हारा वैसे ही तुम लोग हो लेट ज्वाइनिंग है अभी। बाकी जो ए फेस है उसका सेंटर मास कंप्लीट हो गया, वो रोटेशन पे उतरे हैं अभी। एक चैप्टर का लीड चल रहा है उन पर, एक चैप्टर, और ये चैप्टर है हैवी। मतलब 2 वीक तो आराम से जाएंगे इस चैप्टर में। और उनका प्रॉपर डिस्कशन भी होता है 6-7 लेक्चर मान के चलो, सही से अगर सीखना है ये तो। हाँ रोटेशन रिजिड बॉडी एक ही है, वो रिजिड बॉडी खाली वो है। अब लेट क्या हो, अब उनका प्रॉपर एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस करते हैं सर। मैं ए वाले फेस वाला जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं एचएलपी भी डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर उसमें 2 बच्चे करवाते हैं डिस्कस एचएलपी तक। 6 बच्चों का बैच है, एक आता नहीं उसमें से, 5 ही हो गए। फिर एक एक्सरसाइज 1 करता है, 2 का पहला पार्ट कर लेता है कुछ, फिर 3 का मेंस वाला है, और प्रीवियस से लगाता हूँ मेंस की। सब अलग अलग चलते हैं, एक एक्सरसाइज 1 करता है फिर डीपीपी करता है, तो ऐसा सिनेरियो है उसमें। तो वो है, आप लोग कुछ नहीं करते हो, एक्सरसाइज 1 से ऊपर जा ही नहीं देते हो, कहीं क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तो इसलिए मैं बाकी जो बी फेस के हैं उनका भी सर्कुलर शायद कंप्लीट हुआ नहीं है, शायद किसी का हुआ है क्या बी फेस, किसी का पता है क्या, और कहीं जो बी फेस होगा, बोरीवली का होगा शायद बी फेस। लिख लिया क्या इतना, अप्लाई करना सीखें इसको। हाँ सर। ठीक है हाँ चलो, सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अप्लाई करना सीखते हैं फटाफट। सर ये न्यू चैप्टर लिए थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया अभी भी, क्या हुआ। हाँ तो वो तो बड़ी दिक्कत है भैया, उसके लिए ये वेक्टर वेक्टर पता है। अभी देखो एग्जांपल देखो, इससे कुछ पल्ले पड़ता है तो ये बहुत दिक्कत का खेल होता है भाई फिजिक्स के साथ। अलोन्स में अगर बीच में गायब हो जाते हो तो फिर गायब ही हो जाती हैं चीजें। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये है, 2 पार्टिकल सिस्टम है आपके, आपको फाइंड आउट करना है इनका सेंटर ऑफ मास। ये आपको डिस्टेंस दे रखा है, लेट्स से डी। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द लोकेशन ऑफ center of mass from m1 from m1
M1 से कितनी दूरी पर, लोकेशन ऑफ, बस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस थोड़ा ना बोल रखा मैंने। हाँ ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, इतना ही काफी है। देखो अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे करोगे, लोकेशन निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉइंट मासेस हैं, कहीं बीच में लाई करेगा। अगर मास इक्वल होता तो बीचों बीच आ जाता। तो क्या करना होता है, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो, है ना, ये M2 है, ये M1 है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर ओरिजिन मान ले रहा हूँ। और मेरे को पता है पूरा आर वेक्टर की जरूरत नहीं है, खाली एक कोऑर्डिनेट में आया है, एक्स में आ जाएगा, लेट्स से एक्स ही है, ठीक है ना। तो एक्सियम निकालना है आपको, ठीक है। M1 का तो हो जाएगा 0 एक्स कोऑर्डिनेट, कैसे लिखोगे, M1 x1 प्लस M2 x2 M1 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो भैया पहले वाले का तो हो गई कहानी 0, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये हो गया है। M2 वाले का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्या उसका कोऑर्डिनेट D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया M2D अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D। अब लोकेशन निकालने को थोड़ा ना कहेगा, आपसे कहेगा कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास। अब ये जो लोकेशन आई है, कैसे कहां पर आई है, इसको जब ओरिजिन मान रखा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रखा है, दैट इज सेंटर ऑफ मास इज एट इतना डिस्टेंस फ्रॉम M1, है कि नहीं है। M1 से इतनी दूरी पे आ जाएगा, ये ओरिजिन मान रखा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, सेंटर मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है आपका, ये डिस्टेंस निकल के आ गया आपका एक्सियम। डिस्टेंस फ्रॉम M2 कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम M2, कैसे करोगे, D से सब्ट्रैक्ट कर लो, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, तो ये आपका आ जाएगा M1D अपॉन M1 प्लस M2, ये सिनेरियो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो। लिखो लिखते जाओ, समझ में आ गया है तो, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है सर x2D कैसे आया? हैं? अबे इसको ओरिजिन मानोगे तो इधर को मैंने मान रखा है ना, x2 इसको ओरिजिन मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इधर को मान लिया आपने, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर को मान ली, तो इसका कोऑर्डिनेट डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसको ओरिजिन मानोगे, इससे डी डिस्टेंस का क्या होगा, डी तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट उसका। x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स के लिए कहीं तो ओरिजिन माना होगा, मैंने यहाँ ओरिजिन मान रखा है, तो x1 0 हो गया, x2 आपका डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला आपका ये है M1 यहाँ पर लोकेटेड है, M2 यहाँ पर लोकेटेड है, M3 यहाँ लोकेटेड है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये भी 60 डिग्री है, बस इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये दे रखा है L, 0, ठीक है। बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको बताना है ये इधर को x एक्सिस है, इधर को y एक्सिस है,
चलो लगाओ, दिमाग लगाओ, इसको ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें समझ में आता है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आएंगे। ये भी 60 है। तीनों का मास अलग है सर। हाँ, M1 M2 M3 के टर्म्स में ही निकाल लो, या फिर एक काम कर लो, हाँ निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, एक एक्सप्रेशन ही तो आएगा। अच्छा, तीनों का मास सेम होता तो कहाँ आता? एकदम बीच में आता। सेंट्रॉइड। सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड पाया जाता। अच्छा, सेंट्रोइड की डिस्टेंस किसी भी, अगर साइड मान लो L है, सेंट्रोइड की डिस्टेंस कॉर्नर से कितनी होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड की डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ इट्स वर्टिसेस कितनी रहती है? सर ये क्वेश्चन हो गया। हो गया। चलो फिर अगर ये हो जाएगा तो इसके बाद उसमें एक स्क्वायर वाला है, आपके फर्स्ट पेज में ही होगा, फर्स्ट या सेकंड पेज में देखो स्क्वायर वाली प्रॉब्लम है। 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो वाली प्रॉब्लम करना। हाँ भाई, इसको देखें, कर लें इसको। सबसे पहला काम क्या है, सबके कोऑर्डिनेट लिखना। ये तो ओरिजिन पर है, इसके तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई भी 0 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बड़ा आसान है, बीचों बीच आएगा L/2। अगर ये L है तो ये बिल्कुल सिमेट्री है सब कुछ। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई? वाई कोऑर्डिनेट अगर ये लेंथ 3/2 L है, है। L का sin 60 √3L/2, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, एक्सियम कैसे निकलेगा? एक्सियम निकालना है m1 इंटू 0 m2 इंटू L/2 प्लस m3 इंटू L। नीचे समेशन में कुछ लोग गलती कर देते हैं, m1 नहीं लिखेंगे, जल्दीबाजी का काम है। वो 0 ऊपर 0 हो गया तो उसका मास नीचे ऐड ही नहीं करते, जबकि ये गलत है, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट 0 हो रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो वाला मास कंसीडर नहीं करोगे, नीचे सम ऑफ मास आता है, पूरे सिस्टम का मास जो है वो आता है। ये हो जाएगा आपका, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट भी क्या ही होगा वो, जब तक M2 M3 नोन नहीं है। कल के दिन में आपको प्रॉब्लम मिलेगी 1 किलो है 2 किलो है 3 किलो है, ऐसी वाली प्रॉब्लम मिलेगी तो आप सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लोगे। तो मैं तो कॉन्सेप्ट बताने पे चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। YCM सेम मैनर में, YCM कितना हो जाएगा? M1 का तो y कोऑर्डिनेट 0 है, M2 का y कोऑर्डिनेट है √3L/2, M3 का है 0, नीचे समेशन ऑफ मास, ठीक है। हो, समझ में आ गया भाई? यस सर। जिसका हो गया फटाफट उस पर जाओ, तुरंत जाओ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 होगा शायद, एग्जाम्पल 2 भी है 3 भी है, तो देख लो उसको। स्क्वायर वाला, अरे भाई तुम्हारी बात नहीं सुनाई देती है और सुनना भी नहीं चाह रहा हूं मैं, टाइप कर लो है। वो क्वेश्चन करो फटाफट, सॉल्व एग्जाम्पल 2 और 3। कुछ समझ में नहीं आया तो लिख के भेजो, फटाफट लिख के भेजो। अच्छा, तुम पर शीट ही नहीं है क्या इसकी? ग्रुप पे भेजनी है, सेंटर ऑफ मास भेज देता हूं मैं।
कौन सा हो गया तुम्हारा, ये लो भाई। वो स्क्वायर वाले के बाद कौन सा करना था? उससे पहले वाला कर लो, स्क्वायर से पहले वाला एग्जाम्पल 2 देख लो। 3 वाला मैं बताऊंगा आपको, 3 वाला मैं बताता हूँ, लेकिन फटाफट करो यार। सर अभी कौन से ग्रुप में भेजे, मुझे नहीं आया। अरे यार भेजो भाई, कोई भेजो, इनको भी भेजो। वो फिजिक्स वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो गया, और को उसमें एडमिन हम भी हैं क्या? सर ऐड करने के लिए बोलिए ना किसी को। अरे हम ही करेंगे ऐड लग रहा है, देखते हैं एडमिन है क्या हम इसमें। एक और है भाई, एचआईवी रेजो वाले होंगे ना भाई, हम एडमिन ही नहीं है इसके, हम तो खुद किसी के उस पर चल रहे हैं अभी इसमें। तो हम किसको ऐड करने को बोले, जेपीएन सर को करो। कौन है दूसरे, ये 993 में, चलो तुम्हें ही भेज देता हूँ। तुम्हारा कौन से ग्रुप में ऐड हो तुम, AP2 AC2? सर AC2। AC2 AP2 AC2 AC2 कहाँ गया, ये लो, खुश रहो। हाँ भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3, पहले 3 कर लेना, 2 वाला देख लेना, और हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। आप पर हैं 2 मिनट, दोनों को करो, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 2 मिनट में। हाँ भाई, हो गया होगा। कुछ बताना है किसी को 2 और 3 में से? सॉलिड एग्जांपल मेरे ख्याल से सिंपल है, हैं? हाँ सर। भाई किसी को भी कोई एग्जांपल बताना है उसमें से फटाफट बोलो। सेकंड वाला सिंपल है, डायरेक्ट M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर लगा दो, या फिर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। कितने हैं, 2 हैं 3 हैं? 3 है। या तो X वाला अलग से निकाल लो पहले, Y वाला अलग से निकाल लो, Z वाला अलग से निकाल लो, फिर इतना I कैप, XCM I कैप, YCM J कैप, ZCM K कैप हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट कर लो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ मास। ये समझ में आ गया होगा? तो स्क्वायर वाला तो रिलेटिवली ज्यादा सिंपल है। अब आपका थर्ड प्रॉब्लम, अब एग्जांपल नहीं, अब मेरा थर्ड प्रॉब्लम जो चलेगा वो है, क्वेश्चन ये है, लेट से अब इस प्रॉब्लम को दिमाग में रखना, ये थोड़ी इनसे अच्छी प्रॉब्लम है।
कल के दिन में आपको भले ही आप सेंटर मास जब हो जाएगा उसके बाद के लिए भी अच्छी ये तो बहुत आसान आसान प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, ये मेंस के लाइक है। तो आपको दे रखा है एक 5 किलो का दे रखा है, एक यहाँ पर कुछ दूरी पर दे रखा है, ये ए है ये बी है, ये दे रखा है आपको लेट से 10 किलो का। If A is shifted towards right by 10 centimeter and B is shifted towards left by by 1 towards left by, हाँ ठीक है लेफ्ट ही कर लो, by 2 centimeter. Find shift in position of center of mass, कि भाई सेंटर ऑफ मास कहां से कहां चेंज हो जाएगा, किसी को लगता है वो कर सकता है, कर ले, ठीक है। कुछ खुरापात आ रहा होगा दिमाग में, बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी, खाली शिफ्ट दे रखा है, भैया इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर इधर को शिफ्ट कर रहा हूँ, सेंटर मास हिलेगा अपनी जगह से, हो सकता ना भी हिले, ठीक है। कर पाओगे इसको, लगाना चाहते हो दिमाग, बता दूं? 1 मिनट से ट्राई कर। करो करो, आप पे एग्जैक्टली मैं देता हूँ, मैं टाइमर लगा देता हूँ, कितना हो रहा है 5:17 हो रहा है, 5:20 तक ले लो, लगा लो दिमाग, फिर मैं बताता हूँ। आप करोगे लेंदी तरीके से, मैं करूंगा शॉर्टकट तरीके से, लेकिन करो, खुद से ट्राई करो, जितनी आपको नॉलेज है उतने से हो जाएगा वैसे। करो फटाफट। सर ये चैप्टर समझने के लिए पहले कौन सा चैप्टर करना होगा? इसके लिए यार दोबारा 11th पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। क्या सर? शुरू में मैथमेटिकल टूल पढ़ लेना सबसे पहले, तो बिना मैथमेटिकल टूल के तो हिलेगा ही नहीं भाई फिजिक्स। जब तक वेक्टर नहीं पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे, बिना मैथमेटिक्स के तो फिजिक्स हिलेगी नहीं ना इधर की।
सर आंसर 6 सेंटीमीटर्स है। कहाँ को? एक मिनट रुकता। नहीं है कोई और कोई? हाँ भाई, और कोई धमाकेदार इंसान जिसने किया हो? क्या बात है, रूही है? क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4 से कॉन्सेप्ट देख कर तो नहीं लगा दिया इसमें? खुद से दिमाग लगाया इसमें? किया तो सही है रूही? बता दूं अब? एक ही का आंसर आ रखा है तक है। हाँ भाई, यश बाबू कुछ समझ में आ रहा है? वो यश रिप्लाई करे जिसका माइक ऑन है। माइक ऑन हो जाता है। हाँ, क्लिक कर रहा है दिमाग में, कैसे करना चाहिए, कुछ आइडिया, कुछ हिंट? दो सेंटीमीटर लेफ्ट नहीं आएगा भाई, राइट आएगा। चलो हो गया भाई, समय हो गया, ज्यादा बर्बाद ना करते हुए समय को। 5 मिनट हो गए भाई अब तो। अब ना हुआ तो ना हो पाएगा अब। देखो, एक इसके पीछे की थ्योरी बिहाइंड बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है फिर तो अप्लाई कर ही लेंगे हम। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे करना होता है। लेट से एक्स में ही है, फिलहाल तो एक लाइन में है। ठीक है, मैं एक लाइन में कर रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट आप वाई में भी लगा दोगे, जेड में भी लगा दोगे। अगर मान लो कल के दिन में 4-5 पार्टिकल है, सबको शिफ्ट कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा? देखो, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। M1 है, ये M2 है। लेट से ओरिजिन यहाँ कहीं है, ओरिजिन यहाँ कहीं है, यहाँ है। ठीक है, इसके हिसाब से इसकी पहले पोजीशन थी x1, इसकी थी x2। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या हुआ है? अभी xm कितना आया? अभी xm आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्यों ना मैं उसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं थोड़ी देर के लिए, है? ओरिजिन यहाँ है, ये इनिशियली था, ये सिचुएशन इनिशियली है। ठीक है, फाइनली क्या हो रही सिचुएशन? फाइनली लेट से सब कुछ वही है, ओरिजिन यही है, ओरिजिन सेम रखना, सेम वही ओरिजिन है, सेम है आपका ओरिजिन। आपने क्या किया, m1 को शिफ्ट कर लिया कहीं और, उसका कोऑर्डिनेट लेट से हो गया x1 डैश। m2 को शिफ्ट कर दिया है कहीं और, उसका कोऑर्डिनेट हो चुका है x2 डैश। इस बार क्या कहानी है? m1 प्लस m2 xm डैश इज इक्वल टू m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो फर्दर? आप सबट्रैक्ट कर लो, अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, एक से दूसरे को सबट्रैक्ट कर लो। आप यहां से क्या ये कंक्लूड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जब यहां से यहां शिफ्ट करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, m1 प्लस m2 ब्रैकेट में xm डैश माइनस xm इज इक्वल टू m1 x1 डैश माइनस x1 प्लस m2 x2 डैश माइनस x2। ये क्या है? ये शिफ्ट ही तो है, ये शिफ्ट है कि नहीं है? तो m1 प्लस m2
डेल्टा एक्सियम, इसको नीचे ले आते हैं हम। m1 डेल्टा x1, पहले वाले में कितने का चेंज आया है, m2 डेल्टा x2 अपॉन मास। यानी जहां पर आप जो फॉर्मूला सेंटर मास का लगाते हो उसमें डेल्टा लगा दो चेंज का, ठीक है ना, उसमें चेंज लगा दो, डेल्टा लगा दो, तो ये बन जाता है आपका। अब सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, गिवन प्रॉब्लम में लेट्स से इधर को शिफ्ट, इधर का शिफ्ट पॉजिटिव मान लो, ठीक है, एक शिफ्ट को पॉजिटिव मान लो। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप इसको इधर को राइट को शिफ्ट कर रहे हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ गया है, मतलब x1 और x1 डैश में x1 डैश ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ जाएगा x2 डैश, तो इसके लिए जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए शिफ्ट को ही मान लो, डायरेक्ट शिफ्ट को मान लो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो अगली डायरेक्शन में तो नेगेटिव होनी होनी है, अपोजिट डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा डेल्टा एक्सियम, डेल्टा एक्सियम डायरेक्ट हो जाएगा m1, पहला वाला कितना है 5, शिफ्ट हो रखा है कितना 10, प्लस m2 कितना है आपका 10 किलो, शिफ्ट हो रखा है माइनस का 2 अपॉन 5 प्लस 10, 2 सेंटीमीटर आया है, प्लस का आ रखा है क्योंकि यहां पर ये प्लस का है, ये प्लस का आ रखा है, मतलब टुवर्ड्स राइट। अरे आ गई बात समझ में, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है। क्या होगा तिवारी जी, आ गया बट ठीक है। अब कल के दिन में कहता है इसको इतना शिफ्ट किया तो बी को कितना शिफ्ट करना चाहिए कि सेंटर मास वहीं पर रहे, इसको इधर को शिफ्ट किया उधर को किया, इसको कितना शिफ्ट करना चाहिए और कहाँ को करना चाहिए सच दैट सेंटर मास अपनी के ऊपर है। तो सिंपल चीज है, इसी फॉर्मूले में डेल्टा एक्सएम 0 हो जाएगा, डेल्टा x1 दे रखा है, x2 निकाल जाएगा, डेल्टा x2 निकल जाएगा आपका। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आएगा, अगर डेल्टा x1 पॉजिटिव है तो डेल्टा x2 को नेगेटिव आना ही पड़ेगा, यानी इसको अगर इधर शिफ्ट कर रहे हो तो इसको इधर को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि सेंटर मास अपनी जगह पर है, ठीक है। उसमें भी डायरेक्ट ये अप्लाई हो जाएगा, आपका डेल्टा एक्सियम को 0 कर देना। आपका शायद फोर्थ एग्जाम्पल वैसा ही होगा, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है फोर्थ एग्जाम्पल करने का, हम आगे बढ़ेंगे, हम कंटिन्यूअस मास पा जाएंगे। कंटिन्यूअस मास से पहले हेडेक लेना पड़ेगा यार। हो गया क्या? 1 मिनट सर। करो करो करो।
हो गया। हो गया, ठीक है। ठीक है, अगला आपका आता है, अब यहां से चीजें थोड़ी सी सेंटर ऑफ मास में डिफिकल्ट होती हैं। डिफिकल्ट क्या आपके लिए नहीं होंगी, और ये अभी सीख लो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेट सीखोगे दिक्कत होगी। रोटेशन में भी काम आएगा, फिर उसके आगे जाके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, फिर ग्रेविटेशन, सब में इंटीग्रेट करके करना होता है। अब देखो क्या है सिनेरियो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, मास लगातार है, डिस्क्रीट नहीं है अभी, ठीक है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम नहीं है। मास अब लगातार, जैसे मैं हूं, मैं कंटिन्यूअस मास में आऊंगा। अभी तक हम पॉइंट साइज पार्टिकल को देख रहे थे अलग अलग, तो वो आपका डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम था। इसमें हम मास लगातार है, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। वैसे एक्चुअल में तो होता क्या है कि अ, हर एक का जो मास होगा वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अंडर 3 कैटेगरी ले आते हैं इसको। एक होता है लीनियर, एक हो गया आपका एरियल या फिर सरफेस मास, एक हो जाएगा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर में कैसे मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि आपकी एक पेन हो गई, थिन रॉड हो गई बेसिकली, ठीक है ना, थिन रॉड हो गई, ठीक है, थिन रॉड हो गई। तो थिन रॉड में क्या कर सकते हो, आप मान सकते हो बाकी 2 डायमेंशन क्या है, कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल है, इधर की और इधर की डायमेंशन नेग्लिजिबल है, ये वाली डोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। तो एक अगर पूरी चीज एक डायमेंशन पर आ रही है, बाकी की 2 डायमेंशन नेग्लिजिबल है, वो लीनियर में आ जाएगा। रिंग को आप लीनियर में बोल सकते हो, रिंग जो बनी होगी वो एक वायर से बनी होगी, उसका मास आप बोल सकते हो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से बता सकते हो, ठीक है। फिर आपका मार्केट भी जाते हो ना, जैसे वायर वायर खरीदनी होती है आपको, वो इतना रेट, जब कोई लंबी वायर खरीदनी है आपको, फेंसिंग करनी है घर में, ये सब, तो इतना इतना रुपया पर मीटर मिल रहा है। आप शीट खरीदने जाते हो, शीट, बड़ा कपड़ा आपको कुछ लेना है आपको, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका पर मीटर स्क्वायर आ जाता है उसके रेट से। और फिर आप कुछ, बाकी तो सब चल ही रहा है, किलो के हिसाब से चीनी लो, कुछ लो, ये सब है। या तो आपका जो डेली डेली का सामान है वो तो पूरा पर केजी के हिसाब से चल जाता है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से चल रहा होता है, इतने वॉल्यूम का जो भी बाकी है। अ, तो ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो गया, लीनियर में हो गया। तो ऐसे सरफेस में होता है। लीनियर के 2 एग्जांपल हैं, एक रॉड हो गई, एक रिंग हो गई। 2 एग्जांपल हमारे काम पर आते हैं। तो रॉड में हमें एलिमेंट लेना सीखना है, हमें सीखना है रिंग में एलिमेंट लेना, सबसे प्राइमरी चीज तो ये है। फिर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, आपकी डिस्क हो गई है और रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई है, ठीक है। डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लेट, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में आप मान सकते हो मास उसका एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हॉलो कोन, हॉलो सिलेंडर, सब ये इसमें मान सकते हो पूरा मास जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन से एरिया में, हॉलो सिलेंडर में, उसके कर्व सरफेस में। आधा काट दोगे तो आधा मास हो जाएगा, इतना एरिया काटोगे तो एरिया के हिसाब से बोल दोगे, इतने एरिया का इतना मास आ रहा है तो इतने एरिया का इतना मास आएगा। बेसिकली यूनिटरी मेथड लग जाता है आपका, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो। जैसे रॉड है, आप चलो अभी आगे बढ़ते हैं, पहले पहले आगे चलते हैं। फिर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ जाएगा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन और सॉलिड सिलेंडर। ये सब वैसे तो इन जनरल सभी वॉल्यूम में ही होता है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन मैंने आपको बता दिया है
तो लीनियर में बाकी 2 डायमेंशन नेग्लिजिबल, एक डोमिनेंट हो, एरिया वाले में 2 डायमेंशन डोमिनेंट हो, एक नेग्लिजिबल हो। जैसे कि आपका डिस्क हो गई, डिस्क में क्या हो जाएगा, डिस्क है, इधर को भी है, इधर को भी है, लेकिन थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल होती है। उसका जो जेड डायरेक्शन बोल सकते हो या कोई भी डायरेक्शन ले लो उसको, लेकिन 2 डायमेंशन, एक इधर की डायमेंशन, एक इधर की। जेड डिस्क कैसे फैली हुई है, इधर की डायमेंशन इधर की डायमेंशन है, एप्रिसिएबल उसमें है, लेकिन थिकनेस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो हम बोल सकते हैं एरिया में डिस्ट्रीब्यूट। वॉल्यूम वाले वॉल्यूम में ही चलता है, उसमें तो भैया तीनों डायमेंशन होती हैं सॉलिड स्फीयर में। अगर आप देखोगे इधर को भी है, इधर को भी है, इधर को भी है, सारी डायमेंशन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यूनिफॉर्म की। जैसे अब रॉड है, रॉड में आपको पता है यूनिफॉर्म रॉड होगी तो बीचों बीच आएगा सेंटर ऑफ मास, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, अगर उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, इधर से इधर को भारीपन होते जा रहा है, एक कोई फंक्शन बना देगा, इसकी डेंसिटी ऐसे करके एक्स के साथ चेंज होती जा रही है, तो इधर से भारीपन होते, इधर हल्का है, इधर को भारी होते जा रहा है, तो सेंटर मास ऑब्वियस सी बात है आधे के तो आगे होगा, कहीं तो आगे होगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं तो हम रॉड को भी हम एलिमेंट लेना सीखेंगे अभी। क्यों? क्योंकि हमें रेगुलर प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, रेगुलर में तो यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्म में तो बीचों बीच होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, तो ये हो जाता है। तो जैसे मैंने बोला आपका, तो इसमें यूनिटरी मेथड नहीं लग पाएगा ना। अगर यूनिफॉर्म रॉड होगी, मान लो 10 मीटर की है, 10 मीटर में आपका 20 किलो मास है, तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ का 1 मीटर लो, यहाँ का 1 मीटर लो, यहाँ का 1 मीटर लो, सब में मास बराबर आएगा। और कितना आएगा 1 मीटर में? 1 मीटर में आपका आ जाएगा, 10 मीटर में 20 किलो, तो 1 मीटर में 2 किलो आ जाएगा। और यहाँ का 1 मीटर, यहाँ का 1 मीटर, सब जगह बराबर होगा अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो। लेकिन अगर रॉड की डेंसिटी वेरी कर रही है तो यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा, फिर फंस जाओगे। वो कैसे करना है वो हम करेंगे, इंटीग्रेशन से होता है वो चीजें। अरे आई बात समझ में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का, ठीक है। कब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, जैसे आपका आप होलो स्फीयर मान लो, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर 4πr² का मास इतना आ रहा है, तो इतना सा एरिया मैंने कट कर लिया, इतने का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा लेना, ठीक है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, कुछ और कुछ दे रखा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ अलग डेंसिटी है, यहाँ, तो चीजें बदल जाएंगी आपकी। करेंगे धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो ये 3 कैटेगरी में होता है। पहला होता है लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आती है आपकी लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ये होती है मास पर यूनिट लेंथ, मास बाय लेंथ, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो dm/dl। इतना मास इतनी लेंथ में है, ठीक है, क्योंकि कल के दिन में हमें जरूरत पड़ेगी एलिमेंट लेने की, इंटीग्रेट करने की, तो हम इसको छोटा मास अपॉन छोटी लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा। ये कहाँ यूज होना है, ये कहाँ यूज होना है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, एग्जांपल आएंगे रॉड कॉमा रिंग, ये 2 ही होते हैं आपके, ठीक है। डेंसिटी है, आप कहोगे वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, नहीं, यहाँ पर हम 3 टाइप की पढ़ते हैं। सर्वेशमान यार एक बात बताओ, स्क्रीन क्लियर है, दिख रहा है सही? यस सर। सर्वेश भाई तुम्हारे उसमें दिक्कत है, फिर तो करवाओ कुछ जुगाड़ वुगाड़ करवाओ करो यार, हैं? अगला क्या हो जाएगा, सरफेस, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आती है सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा क्या हो जाता है आपका, मास पर यूनिट एरिया, एरिया ये हो जाएगा dm/da, ठीक है। da क्या है, कोई छोटा सा एरिया, dm क्या है, उस छोटे से एरिया का मास। ये हो गया आपका। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा इसमें एरिया में डिस्क, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हर एक टाइप की शीट आ जाएगी, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे, है ना, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, हर एक टाइप की शीट आ जाती है। हॉलो
कुछ भी ले लो, कौन ले लो, हॉलो कौन, एसेट्रा। इसमें मेनली यही है आपके, रॉड और रिंग है। अपने को रॉड में एलिमेंट लेना सीखना ही है, रिंग में सीखना ही है, डिस्क में सीखना है, हॉलो स्फीयर में सीखना है। ठीक है, 4 इसमें नहीं है, चिल करो इसको। हॉलो कौन बहुत रेयर आता है। फिर वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आप लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आप लिख सकते हो वॉल्यूम, मास, डेंसिटी। तो वॉल्यूम, मास, डेंसिटी जो होती है हम उसको डिनोट करते हैं रो से। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, हो जाएगा dm बाय dv। ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल के लिए सॉलिड में कुछ भी ले लो, सॉलिड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, इसमें से हमें ये मेन है सॉलिड स्फीयर। तो इन सबको हमें ढंग से सीखना है। लिख लो, इतना लिख लो फटाफट। हो जाए तो बता देना। हाँ भाई, बढ़े आगे। ठीक है, थोड़ा बहुत लिख लिया होगा, देख लो थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हो एक्सियम, ये सब हो गया। एक्सियम ऐसे निकाला जाता है आपका dm इंटू उसका x कोऑर्डिनेट, इसको x स्टार बना देता हूं मैं यहां पर, ये होता है dm, ये होता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, x डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसी तरीके से आप YCM भी निकाल सकते हो, ZCM भी निकाल सकते हो। सिमिलरली YCM के लिए भी आप लिख सकते हो, ZCM के लिए भी आप लिख सकते हो। तो चालू करते हैं यहां से, ये थ्योरी पार्ट हो गया, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूनिफॉर्म थिन रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है। m, l लिख रहा हूं, रिंग के लिए मैं m, r लिखूंगा, डिस्क के लिए m, r लिखूंगा, सिलेंडर का तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये हो जाएंगे आपके। तो इससे अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, मास m है, लेंथ l है उसकी। तो इसका सेंटर मास निकालना है, तो इसमें एलिमेंट लेना सीख लेना। हाँ भाई, ये वाला हो गया क्या, लेफ्ट वाला हो गया क्या, क्योंकि मेरे को चाहिए ऑब्जर्व हाँ करना। सर। ठीक है ना। सर एक में वॉल्यूम वाला बात।
लिखो लिखो, लिख लो उसको पहले, क्योंकि स्पेस चाहिएगा मेरे को। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास आपको ये बेसिक्स हैं, सीखने पड़ेंगे। यहाँ से हो गया। हो गया। एक्स स्टार, हाँ एक्स स्टार क्या है? एक्स स्टार लिख तो रखा हूँ, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास है। हाँ, उसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट उसकी कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो देखो, देखो रॉड है आपकी, ऑल्दो हमें पता है इसका सेंटर मास बीचों बीच आता है। निकालने का प्रोसीजर देख लो, कल के दिन में यूनिफॉर्म नहीं मिली तो कैसे निकालते हैं, कल के दिन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करेंगे, सेम तरीका होता है एलिमेंट लेने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, पोटेंशियल निकालने का सेम तरीका, एलिमेंट लेना सेम होता है। तो क्या करते हो, आपने यहां बना दिया, एक साइड बना दिया ओरिजिन, ठीक है, इधर को बना दिया, ए एंड को आपने ओरिजिन बना दिया, इधर आपने ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन कहाँ है? लेफ्ट हैंड, आपकी मर्जी जहां लेना चाहो, हम कोने पे लेके चलते हैं। क्या होता है, अब ये बहुत सारे क्या मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम कि ये बहुत सारे पॉइंट साइज से, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकलों से बना होगा। ये हो गया आपका। तो आप क्या करते हो, एक्स डिस्टेंस पर जाते हो, एक डी थिकनेस, एक डी थिकनेस का आप एलिमेंट ले लेते हो। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर गए, कट किया, डी थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। लेट से इसका मास डीएम है। ठीक है, डीएम क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। dx क्या है? लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट। उससे पहले एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट यहां पर क्या है? एलिमेंट है आपका पॉइंट साइज, पॉइंट साइज पार्टिकल, है ना। रॉड को आप कल के दिन में देखो कैसे बनाओगे। होता क्या है, एलिमेंट लेना होता है हर एक केस में। तो रॉड हो गया, रिंग हो गया, अब चीजें पकड़ना, रॉड और रिंग को मान सकते हो बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से बना होगा, उसमें एलिमेंट आता है ये पॉइंट साइज पार्टिकल। सरफेस, अब डिस्क भी तो हर बना तो हर कोई छोटे छोटे पार्टिकल से है, लेकिन सॉल्व करना बहुत दिक्कत का खेल हो जाता है। अगर आप हर एक को पार्टिकल से बना हुआ देखोगे तो स्पेयर में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, यहाँ बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इनके लिए एलिमेंट, डिस्क को आप मान सकते हो बहुत सारी रिंग से बना हुआ है, डिस्क को आप मान सकते हो बहुत सारी रिंग से बना हुआ है। हॉलो कोन को कट करते जाओ, बहुत सारी रिंग से बना हुआ है। हॉलो कोन को बहुत सारी रिंग से बना हुआ है। हॉलो स्पेयर फिर से कट करते जाओ, फिर से कट करते जाओ, आपको हॉलो स्पेयर भी बहुत सारी रिंग से बना हुआ दिखाई देगा। अब आ जाओ इस पर, इस पर आ जाओ। इसमें अगर आप कोन लो, स्फेयर लो, सिलेंडर लो, सॉलिड कोन ले लेते हो, तो सॉलिड कोन को आप दो तरीके से मान सकते हो। या तो ये मानो कट कट कर कर करते जाओ, बहुत सारी डिस्क से बना होगा, या फिर ये सॉलिड कोन को आप मान सकते हो बहुत सारे हॉलो कोन से बनी हुई है। हॉलो कोन से एक कैप के ऊपर एक कैप लगाते गए लगाते लगाते गए आपने सॉलिड कोन बना दिए। सेम सॉलिड स्फेयर का है, सॉलिड स्फेयर को आप मान सकते हो बहुत सारी डिस्क से बना हुआ है, कट करोगे डिस्क आ जाएंगी आपकी। या फिर ये मान सकते हो बहुत सारे हॉलो स्फेयर से बना हुआ है, छोटा एक हॉलो था, उसके ऊपर एक और हॉलो लगा दिया, उसके ऊपर एक और हॉलो लगा दिया, रेडियस बढ़ा बढ़ा के, तो इवेंचुअली एक सॉलिड स्फेयर बन जाएगा। तो होता क्या है, इसके लिए एलिमेंट इधर आता है, सॉलिड स्फेयर के लिए हॉलो स्फेयर बन जा रहा है या डिस्क बन जा रही है। ठीक है, सॉलिड कोन के लिए डिस्क बन जाएगी या हॉलो कोन बन जाएगा, ऊपर आएगा। इसके लिए एलिमेंट लेना है, इधर वालों के लिए एलिमेंट लेना है, डिस्क के लिए लेना है, इनके लिए लेना है, इनके लिए ऊपर वाला मिलेगा। जैसे डिस्क के लिए रिंग बन जाएगी, बहुत सारी अलग अलग रेडियस की रिंग आ जाएंगी। हॉलो स्फेयर के लिए बहुत सारी रिंग आ जाएंगी फिर से। अगर मान लो शीट होती है, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट होती है, स्क्वायर शीट होती है, शीट के लिए आप मान सकते हो बहुत सारी रॉड से बना होगा।
ठीक है, बहुत सारी थिन थिन रॉड को लगा दोगे तो वो ये बन जाएगा। तो एक पीछे का होता है, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए पीछे आ जाएगा पार्टिकल, इनके लिए पीछे सिंपल पॉइंट साइज पार्टिकल हो जाता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा, क्या मैं डीएम को डीएक्स, अच्छा मेरा तरीका क्या है लिखने का, लोकेशन ऑफ एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार क्या था, एक्स बार था सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यही होगा कि नहीं होगा, इसका सेंटर मास इसके बीचों बीच ही तो रहेगा। तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, ये तो लिखोगे एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, लेकिन dx अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी है, आई बात समझ में। तो आप x प्लस डी एक्स बाई टू लिखो या खाली x लिखो, बात एक ही आती है, क्लियर है। तो x बार इसका ये जो एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, तो यहां से ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन चुका होगा, x ही तो बन गया होगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो चुका होगा, x बन चुका होगा। अब तरीका क्या है करने का, एक्सियम निकालना है, तो dm इंटू एक्स आ चुका है अपॉन dm। अब ये नीचे वाला तो इंटीग्रेट होके m दे देगा आपको, इसमें तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है, सीधे सीधे dm का dx का इंटीग्रेशन x आता है, dm का इंटीग्रेशन टोटल मास आ जाएगा। सारे मास को एडअप कर रहे हो आप, छोटे छोटे सबको। ऊपर दिक्कत है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और x के साथ dx होना चाहिए था इंटीग्रेट करने के लिए, यहाँ पर है dm। तो दिक्कत क्या है कि dm को हमें x के टर्म में लिखना पड़ेगा, dx के टर्म में। और वो कैसे लिखोगे, dm को आप लिख सकते हो, dm को आप लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, मास पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी इनटू लेंथ, या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बनता था, लेकिन यहां पर कौन सा होगा, लीनियर है। तो इसका जब मास लिखोगे इस पॉइंट साइज का, तो आप कैसे लिखोगे, डेंसिटी इनटू लेंथ, डेंसिटी कौन सी इस्तेमाल करोगे, लीनियर मास डेंसिटी। और लैम्डा कितना होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा इस केस में आपका यूनिफॉर्म है, तो m बाय एल लिख सकता हूं मैं, होगा कि नहीं होगा, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो ये लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है, m बाय एल डी एक्स। बस इतना ही है बस में, बाकी तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं बची है। एक्सियम कितना आ गया, ऊपर देखो m बाय एल बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में x dx बनेगा, नीचे से m बाहर आ जाएगा, ऊपर चलेगा, x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक चलाओगे, x की मिनिमम वैल्यू, 0 से लेके L। x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू L। L तक चलाओगे आप, ठीक है ना, 0 से लेके L तक चला दोगे, कितना आया, m से m कट गया, 1 अपॉन L तो चल ही रहा है, x dx का इंटीग्रेशन, अरे दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। हाँ 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 ठीक है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके L तक चलाओ, आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, L बाई 2, बताओ, आपका आंसर आ जाएगा L बाई 2। तो ये तरीका होता है रॉड में एलिमेंट लेने का, हमेशा आप ऐसे ही एलिमेंट लेते हो, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाओ, dx थिकनेस का लो, ये हो गया है, एलिमेंट क्या है, पॉइंट साइज पार्टिकल है। अब अगले चैप्टर में सेंटर मास में फिर जरूरत पड़ेगी हमें एलिमेंट लेने की, तो धीरे धीरे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, सीखते जाओगे, अभी सीख ले तो इसको एक आधे बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, लिख लो इसको, लिख लो, सर वो वॉल्यूम मास डेंसिटी के बाद क्या लिखा है? कहाँ लिख रखा है वॉल्यूम मास डेंसिटी के बाद, रो साइन के रो रेजिस्टिविटी वाला, रेजिस्टिविटी वाला है वो।
अब देखो इसमें जैसे वेरिएशन आती है ना, ठीक है, इसी में वेरिएशन कराता हूं आपको। क्वेश्चन आता है आपका, रॉड्स डेंसिटी varies as lambda is equal to lambda naught x, lambda naught जहां पर कांस्टेंट है, find location of center of mass। ठीक है, डायग्राम भी आपको दे रखा होगा, x0 है, ये xl है, x0 है, ये xl है, ये है। तो आप समझ जाओगे x यहां से है, यहां पर x लोकेशन पर डेंसिटी ऐसी हो रही है। अब आप समझदार हो, आप देखो ना, x की वैल्यू 0 पर डेंसिटी 0 आ रही है, x की वैल्यू l पर सबसे ज्यादा डेंसिटी निकल के आएगी। तो इतना तो कंफर्म है, जो इसका सेंटर मास होगा वो मिडिल पर नहीं होगा। मिडिल की जगह कहां पर होगा? मिडिल से आगे होगा कि पीछे होगा? आगे आगे रहेगा। इतना समझ में आता ना। डेंसिटी इस बार कांस्टेंट नहीं रही है, पहले कांस्टेंट थी तो आप m/l लिख पाते थे। इसमें क्या कर रखा है, देखो आपने एक्चुअल में ये कैसे आ रखा है, ये कैसे बना है, ये सब चीजें या आप ऐसे कर सकते हो कि भैया l लेंथ में m मास था, इसका मतलब है यूनिट लेंथ में m/l हो जाएगा, इसका मतलब है dx लेंथ में कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। लेकिन ये तो तब है ना जब आपकी सारी यूनिफॉर्म है डेंसिटी, रॉड यूनिफॉर्म हो, डेंसिटी वेरी ना कर रही हो, तभी तो बात है। एल लेंथ में m मास है, ठीक है। इसके बाद आपने यूनिट लेंथ में m/l कैसे लिख दिया भैया, हर एक यूनिट लेंथ में तो अलग लगाएगा। अगर डेंसिटी वेरी कर रही है, यहाँ का 1 मीटर और यहाँ का 1 मीटर में सेम थोड़ा ना रहेगा, अगर डेंसिटी वेरी करेगी तो, ठीक है ना। तो आप यूनिटरी मेथड से नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो क्या करते हो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है बिल्कुल। एक्स डिस्टेंस पर जाओ, dx एलिमेंट ले लिया आपने, यहीं से x नापना है, उसने दे रखा है डायग्राम में कि भैया ये x के साथ वेरी कर रही है और x यहाँ से है डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस पर जाके आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, dx थिकनेस का, dx लेंथ का आपने एलिमेंट ले लिया। मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, इसका मास बोल दो आपने dm। तो क्या मैं dm को लिख सकता हूं, यहाँ की डेंसिटी, इस x लोकेशन पर जो डेंसिटी होगी, यार यहाँ से यहाँ जाने में, x से dx जाने में, x से x प्लस dx जाने में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा डेंसिटी में, ठीक है। बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है वो आपकी। तो हम मान सकते हैं जो x पर थी वही x प्लस dx पर भी रहेगी डेंसिटी। जो x पर डेंसिटी है उतनी ही डेंसिटी x प्लस dx पर भी रहेगी, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने ये लिखा डेंसिटी इंटू लेंथ। यहाँ पर डेंसिटी कितनी आएगी, यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगी आपकी लैम्डा नॉट x। इसके यहाँ पर डेंसिटी कैसे वेरी कर रही होगी, मान लो ये लोकेशन थी 4 सेंटीमीटर पर, तो लैम्डा नॉट इंटू 5 लिखोगे, वो इस पॉइंट की डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। डेंसिटी वेरी करते आ रही है, तो यहाँ की डेंसिटी इंटू इसकी लेंथ, ये हो गया। बाकी प्रोसीजर सेम है। एक्स बार कितना होगा, एक्स बार आपका स्टिल एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सीएम कितना बन गया भाई, एक्सीएम कितना बन जाता है, डीएम इंटू एक्स बार की जगह पर एक्स आ गया अपॉन डीएम, ये हो जाएगा। अब डीएम को एम तो लिख सकते हो, लेकिन एम तो दिया ही नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मजबूरी हो गई, एम को मैं बाहर लिख भी दूंगा, फिर मेरे को एम अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम कैसे कैलकुलेट करोगे, वो इसकी भी बातें हैं। तो पहले तो इसमें देखो, इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, लैम्डा नॉट कितना बन गया, एक्स dx फिर से x अपॉन लैम्डा नॉट x dx
ये हो गया। तो इसमें क्या करो आप, लैम्डा नॉट तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन बच गया एक्स स्क्वायर dx का, और बाहर भी क्या आ गया, लैम्डा नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बच गया एक्स dx का। एक्स की वैल्यू 0 से लेके एल तक चला दो। ये लिमिट कैसे आती है भैया? हाँ भाई, लिमिट एक्स की ऐसी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम कम करते जाओ 0, बड़ी से बड़ी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। यही लिमिट होती है, कहां से कहां तक चलना है। ठीक है, तो 0 से लेके एल तक। मैं अभी लैम्डा नॉट को कट कर सकता हूं, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूं आपका। इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा 0 से लेके एल तक। नीचे देखोगे तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा 0 से लेके एल तक। पुट करो जरा, ऊपर कितना आ गया, लैम्डा नॉट एल क्यूब बाय 3 अपॉन लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय 2। अगर आपको कल के में कैलकुलेट करने को आता है, इसका मास कैलकुलेट करो। मास कैसे कैलकुलेट करोगे, ये नीचे वाला टर्म मास आ गया, ये प्रॉपर पूरा मास है। ठीक है ना। अब यहां से आप चाहे तो कट कर लो, अभी मैं लिख भी दूंगा मास। और मास कैसे निकालोगे, ये आपने डीएम लिखा है, डीएम लिख रखा है, इसी को इंटीग्रेट मार लो, इसको इंटीग्रेट मार लो, वो नीचे वाला आंसर है आपका। लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाय 2 इसका टोटल मास हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया लोकेशन, 2l बाय 3 पर। ये आ गई आपकी एक्सियम। है ना। तो कहीं आप साइड में लिख भी सकते हो, सपोज टोटल मास ऑफ रॉड, टोटल मास ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ गया, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके एल तक। कितना आ गया, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करोगे, लैम्डा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2। इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, अगले चैप्टर में पड़ेगी आपको, लेकिन लिख लो, समझ लो इसको कैसे कर रखा है। आपने जो डीएम लिखा हुआ है उसी को इंटीग्रेट कर लो टोटल मास के लिए। और आज का हम इतना ही रखेंगे, इसको लिख लो, कहीं भी डाउट है पूछ लो। 2-3 बार आ चुका है भाई ये सेंटर मास का क्वेश्चन, रॉड वाला, डेंसिटी वेरी कराता है। इस साल आ रखा है क्या, इस साल भी देख ही लेते हैं। एक और आ रखी है, पता क्या है, बुक दिखाई थी क्या मैंने आप लोगों को, ये वाली बुक दिखाई थी क्या? हाँ है ना, सही बुक है अभी, सारे मेंस के दे ही दिए इसने, करते रहो। मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर यार, इसके बाद रोटेशन आएगा, थोड़ा एसएचएम और मान लो, वहां तक है रोटेशन। हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे आपको, रोटेशन काम भर का पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर छोड़ना तो होता ही है, क्योंकि तुम्हारे बी, जो तुम्हारा बी वाला बैच है उसमें अगर रोटेशन पढ़ाने गए, रोटेशन सबसे लंबा चैप्टर है फिजिक्स का 11th में, तो रोटेशन से हम डेप्थ में नहीं आते, रोटेशन में हम काम भर का पढ़ लेंगे, जिससे बाकी आगे का काम ना रुके, एसएचएम में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टॉर्क और ये सब तो अगर छोड़ना ही है, अलोन का कुछ टॉपिक तो छूटता ही है, इनफैक्ट ए बैच में भी छूट जाता है, ए बैच में लेकिन रोटेशन हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा, चालू तो है ही, तो उसको वो करेंगे हम, उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेंगे, टॉर्क और पढ़ लेंगे, टॉर्क और कैसे निकालते हैं, बस उतने से काम बना लेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क पे आपका 50% क्वेश्चन बन जाता है मेंस का, मेंस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछता है, फिर टॉर्क का ही पूछता है, उसके आगे रोलिंग आती है और भी चीजें हैं होने को तो। हम्म 9 जनवरी को आ रखा भैया, रॉड ऑफ लेंथ हैज लीनियर मास, नॉन लीनियर मास डेंसिटी।
दो 2015 में आ रखा है, 2014 में भी आ रखा है, 2000 और कहाँ रखा है, बस 3 बार आ रखा है। अब तो आएगा ही आएगा। 4 अटेम्प्ट होने हैं, इतने क्वेश्चन मिल जाने हैं। अबे डन तो सही है, ये समझ में आया। नई चीज है भैया तुम्हारे लिए एलिमेंट लेना, और दिमाग में रखो ये 3-4 बार लेना पड़ेगा आपको। ओके सर। अब देखो, हाँ तो भाई सर्वे इसको समझ में भी आए। थोड़ा नेटवर्क बहुत। नेटवर्क नेटवर्क सही करवाओ भाई अपना। हाँ सर, वो रिचार्ज डाल दिया अभी। क्या आ रखा भी, वो तांडव वांडव कुछ आ रखी है क्या उसमें? इसमें हंगामा कट रखा है कुछ, वो देखने हाँ वो सर, देखना वो देख भी देखना ली। चालू कर। ये देखो, सर्कुलर की कर रखी है एक्सरसाइज 1। नहीं सर। ये होगा होगा तांडव होगा, अगले साल पेपर जब दोगे ना तब तांडव होगा बढ़िया वाला, बिल्कुल सर आप बोलो क्या बोल रहे है। तो हो जाएगा। अरे बाकी कलाकारों कर लेना सर्कुलर मोशन का, ठीक है। यस सर। सर लीव कर दे अभी। यार तुम तो कर ही दो भाई, आते लेट हो, जाता जल्दी है। तो टाइम पे तो आया था। हाँ, सर्कुलर मोशन में जिसका एक्सरसाइज 1 हो गई है वो 2 पे स्विच कर जाना, ठीक है। और बना के चलो यार, अभी समय है, खींचो जरा, मेहनत ज्यादा करो। मेरे ख्याल से एक दिन में आपकी ऑन एवरेज को यहाँ से रेजिडेंस की तो शायद 4 ही घंटे क्लास होती होगी एवरेज पर, इतना ही होता है क्या? यस सर। है ना? स्कूल कॉलेज का चालू हो गया क्या? यस। कॉलेज वाले कितना कितना ले लेते हैं समय? 3 आवर्स। 4 3 7 घंटे तो गए। हाँ तो 7 घंटा निकालना पड़ेगा भाई सेल्फ स्टडी के लिए। 7 घंटा तो निकालो अभी भी, अभी तक मौका था। न्यूटन लॉ में भी तुमने कम कम कर रखा है, ठीक है। करो करो, निकालो भाई, 6 घंटा तो निकालो सेल्फ स्टडी के लिए। 6 घंटे में से 2.5 घंटा फिजिक्स होनी चाहिए। 7 घंटा निकालो तो 3 घंटा फिजिक्स होनी चाहिए, जब तक मैकेनिक्स चल रही है। उसके बाद आप चाहे तो कम कर दो, जहां से फिर उसके बाद मैथ अपना लेवल बढ़ा देता ना। मैथ 12th में मैथ कैलकुलस आ गई तो फिर कैलकुलस में टाइम चाहिए होता है, फिजिक्स हल्की हो जाती है तब। चलो जाओ, इसका हो गया है। बाय सर। बाय बाय बाय। क्या हो गया एक्सर का? अरे एक्स स्टार कुछ नहीं होता। एक्स स्टार क्या है? एलिमेंट का सेंटर मास, एलिमेंट का सेंटर मास क्या होगा? उसके बीचों बीच होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका पोजीशन, उसकी पोजीशन है।
कैसे मेजर करोगे? यहाँ से मेजर कर रहे हो, कितना होगा? x प्लस डी एक्स बाई टू करोगे, जब x प्लस डी एक्स बाई टू करोगे तो यहाँ करोगे ना, x प्लस डी एक्स बाई टू पुट करोगे तो dx dm इंटू डी एक्स बाई टू, dm इंटू डी एक्स बाई टू भी आएगा एक टर्म, dm इंटू एक्स आता और प्लस dm इंटू डी एक्स बाई टू। तो dm इंटू डी एक्स जो टर्म हो जाता बहुत छोटा टर्म हो जाता एज कम्पेयर टू dm इंटू एक्स, तो इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। आप इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो लोकेशन लिखोगे, आप कोऑर्डिनेट जो लिखोगे वो x ही लिखोगे, वो x प्लस डी एक्स बाई टू नहीं लिखते, क्योंकि x के कंपेरिजन में dx बाई टू उसमें ऐड कर रहे हो, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो नेग्लिजिबल हो जाता है आपका।